नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर से क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं ताकि आपको मदद कर पाऊं। तो देर न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। आज बिना ऑप्शन के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिना ऑप्शन के, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को बताना पड़ता है एक ही साथ में। और ये कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस है जो मैंने चुन के आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि हु रोट द पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। ये एकदम आसान सा सवाल है, बहुतों को आता होगा। तो चलिए, जिन्हें नहीं आता उनके लिए बता देते हैं, जिनके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो एकदम फ्रेश कैंडिडेट है, उनके लिए तो और भी अच्छा है। तो चलिए जान देते हैं कि ये क्या पोएम है। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, ये किसने लिखा है, यही पूछा गया है। इसको लिखा है एंड्रयू मार्वल ने। एंड्रयू मार्वल, ठीक है दोस्तों। और इसे लिखा था 1681 में। और ये एक मेटाफिजिकल पोएट्री है दोस्तों। मेटाफिजिकल का अर्थ क्या होता है ये भी आपका ड्यूटी होता है जान लेना, अगर आप साहित्य के छात्र या छात्राएं हैं तो। ठीक है, तो मेटाफिजिकल पोइट्री का अर्थ होता है ऐसी कविता जो थोड़ा आपको हार्श लगे सुनने में। यहाँ पे स्पिरिचुअल लव नहीं होता है, यहाँ पे होता है सेक्सुअल लव के बारे में कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए सेक्सुअल लव के बारे में कहा जाता है। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन में आते हैं। इसे मेटाफिजिकल पोइट्री को आप और भी गौर से रिसर्च कर सकते हैं, या फिर आप लोग अगर चाहे तो इस पे हम एक वीडियो बना सकते हैं स्पेशली मेटाफिजिकल पर। अभी आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम हीरो एंड लेंडर। ठीक है, तो हीरो एंड लेंडर ये कविता किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों इसका जवाब है क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो ये भी एक बेहतरीन लेखक थे। यहाँ पे मार्लो का स्पेलिंग होगा MARLOW। और ये कविता उन्होंने लिखी थी 1598 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। हु रोट द स्पेनिश ट्रेजेडी। ये भी बहुत ख़ास है। इसको किसने लिखा था यही पूछा गया है। तो इसको लिखा था थॉमस किड। ठीक है दोस्तों, ये एक थॉमस किड भी बहुत महान लिटरेचर के स्टार थे। तो उन्होंने ये कब लिखा था, 1582 से लेकर 1592 के भीतर लिखा था। इसका फिक्स डेट नहीं कहा गया है दोस्तों। तो ये एलिजाबेथन पीरियड है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। एलिजाबेथन ट्रेजेडी कहा जाता है। ठीक है, इस प्ले को ट्रेजेडी प्ले कहा जाता है। और ट्रेजेडी का अर्थ होता है जहाँ पे जो एंडिंग होता है वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, आपको दुख दिला सकता है, उसे हम ट्रेजेडी कहते हैं। ठीक है, तो ये एलिजाबेथन ट्रेजेडी कहा जाता है इसको। और ये उसी समय काल का है जिस समय काल में शेक्सपियर भी थे। तो उनके समय काल के राइटर्स को अगर आप जानना चाहते तो उनमें से ये एक है, थॉमस किड। ठीक है, हालांकि एक बात बता दूं कि शेक्सपियर सिर्फ एलिजाबेथन एज के ही नहीं, एलिजाबेथन एंड जेकोबियन एज में शामिल होते हैं। हु रोट द स्पेनिश ट्रेजेडी, ये दोबारा मैंने 2 बार लिख दिया दोस्तों, तब तो गलती हो गई होगी। जी हाँ, यहाँ पे आपको तब मैं 9 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। द वाइफ ऑफ बाथ एलिसन इज अ कैरेक्टर इन। पूछा गया कि ये जो द वाइफ ऑफ बाथ है एलिसन, ये कैरेक्टर है किसी में, वो किस में ऐसा कैरेक्टर प्ले हुआ था। ठीक है, तो एलिसन जो कैरेक्टर है वाइफ ऑफ बाथ, सीधी बात है कि ये आपको मिलेगा वाइफ ऑफ बाथ के नाम से। ये कहाँ मिलेगा, ये मिलता है आपको प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल में, जो चौसर द्वारा लिखा गया था। तो इसको मैं लिख देता हूँ, प्रोलॉग to the Canterbury Tale। कैंटरबरी टेल्स टेल्स।
तो इसको लिखा था किसने? चौसर ने लिखा था, जियोग्राफी चौसर ने। मैं यहाँ पे सिर्फ चौसर लिख रहा हूँ। और ये जो है ये एक कविता है असल में। प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स जो है वो एक कविता है। ये कविता चौसर ने लिखी थी और इसमें शामिल है 858 लाइंस। ठीक है, इसकी खास बात है। और ये मिडिल इंग्लिश पोइट्री में आता है। मिडिल इंग्लिश जो था उस समय काल में आता है। गलत हो रहा है, मिडिल इंग्लिश में है। तो ये एक पिलग्रिम के बारे में है। ठीक है, इस पोएम में आपको पिलग्रिम के बारे में मिलेगा। पिलग्रिमेज का मतलब होता है जो तीर्थ यात्रा करते हैं उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ लोग तीर्थ यात्रा में जा रहे होते हैं और उसी वक्त हर एक इंसान अलग अलग कहानियाँ सुनाता है। तो उन कहानियों को इस कविता में शामिल की गई है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, छठे क्वेश्चन में। छठा नहीं, असल में पांचवा होगा। सेवरल 15th सेंचुरी बैलेट्स ग्लोरीफाई द कैरेक्टर ऑफ। 15वीं शताब्दी में कुछ ऐसे बैलेट्स लिखे गए थे बहुत सारे, जिसमें किसी एक चरित्र को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया था, मतलब महान करके दिखाया गया था। वो कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर था? ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों रॉबिन हुड। रॉबिन हुड का नाम आपने हर कोई ने सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। ठीक है, विदेश में बहुत ज़्यादा ये फेमस कैरेक्टर, इस पर फिल्में भी बनी हैं। वैसे हमारे चुलबुल पांडे जी भी रॉबिन हुड पांडे कहलाते हैं, मगर वो रॉबिन हुड नहीं है असल में। रॉबिन हुड एक फिक्शनल कैरेक्टर था जो उस पर बहुत सारे बैलेट्स लिखे गए। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये बैलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये बैलेट क्या है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन बन सकता है। तो बैलेट के मैं बारे में बता दूं कि ये एक ऐसा स्टोरी होता है जिसको गाने के ज़रिए कहा जाता है। ठीक है, इसमें गाने का इस्तेमाल किया जाता है। सॉन्ग टेल्स अ स्टोरी। ठीक है, तो जब कोई गाने के ज़रिए आपको कहानी सुनाए तो वो बैलेड है। ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता था। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता था। दूसरा क्या था कि इसमें सिंगल एपिसोड होगा। ठीक है, इसका जो एपिसोड होगा वो होगा सिंगल। ठीक है, इसके साथ साथ ये डायलॉग फॉर्म में रहेगा एंड इसके साथ साथ एक्शन भी दिखाया जाएगा। मतलब एक्शन दिखाया नहीं जाएगा, एक्शन रहेगा। ठीक है, डायलॉग स्पीचेस बहुत बेहतरीन रूप से रहेंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे आप समझ सकते हैं कि कोई बैलेट है। ठीक है, तभी आप उसको बैलेट कहिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में क्या पूछा गया है? 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है मिराबेल इज अ कैरेक्टर हु फिगर्स इन। सीधी बात है कि मिराबेल जो कैरेक्टर है वो किस प्ले में मिलता है। मैं यहाँ पे प्ले नहीं लिखा है, हालांकि ये एक प्ले में ही मिलता है। मैं बता दूं कि ये कैरेक्टर आपको कहाँ मिलता है। तो यहाँ पे आंसर होगा द वे ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, द वे। तो इसके जो राइटर है उनका नाम क्या है वे ऑफ द वर्ल्ड का, वो भी जान लेते हैं। वो है विलियम कॉन्ग्रीव। मैं यहाँ पे सिर्फ कॉन्ग्रीव लिख दे रहा हूँ, कॉन्ग्रीव, विलियम कॉन्ग्रीव। तो ये बहुत ही ख़ास है, ये रेस्टोरेशन एज से जुड़ा हुआ है और इन्होंने बहुत सारी ऐसी प्लेस लिखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं आगे चल के, जिसमें डबल डीलर है, द मॉर्निंग ब्राइड है, उसके बाद द ओल्ड बैचलर है। ये सब उनके कॉन्ग्रीव के कुछ फेमस वर्क है। ठीक है दोस्तों, ये फेमस वर्क जान के रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग इज़ अ टर्म एसोसिएट विथ। तो ये ब्लू स्टॉकिंग एसोसिएट विथ क्या है, किसके साथ ये जुड़ा हुआ है? लिटरेचर अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये सब जानना ज़रूरी है। कुछ बहुत सारे टर्म्स आते रहेंगे, तो वो सब टर्म्स क्या है। तो इसमें पूछा गया कि ब्लू स्टॉकिंग क्या है। ब्लू स्टॉकिंग है असल में दोस्तों वुमेन राइटर्स ऑफ द 18th सेंचुरी। ठीक है, वुमेन राइटर्स ऑफ द 18th सेंचुरी। तो इसका जवाब है वुमेन्स राइटर ऑफ द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी की के वुमेन राइटर, महिला जो राइटर्स थे, लेखक लेखिकाएँ थी, उनके बारे में कहा गया है। वो लोगों ने एक अपना ग्रुप बनाया था जिसमें इंटेलेक्चुअल वुमेन्स थे शामिल, जो तकरीबन 1700
1750 के समय कालीन वो लोग काम किया करते थे, ठीक है, मतलब वुमेन इंटेलेक्चुअल्स। अब आते हैं अगला, बॉब डिंग डांग। ये शब्द थोड़ा अटपटा सा है, बॉब डिंग डांग। ये इस द लैंड ऑफ, पूछा गया ये कहाँ का लैंड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर भी इस पे लाल दाग कर चुका है। ये ऐसा ही कुछ अजीब सा स्पेलिंग है जो ढूंढ के नहीं पाएगा, क्योंकि ये इमेजिनरी एक लैंड है। और ये कहाँ पे आपको प्राप्त होता है, ये बहुत ही फेमस वर्क है, दुनिया का पहले नॉवेल्स में से एक नॉवल है जिसका नाम है गुलिवर्स ट्रैवल, ठीक है। अब ये गुलिवर्स ट्रैवल में है शामिल है, मगर ये गुलिवर ट्रैवल का कौन सा हिस्से में है, यहाँ पे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इस लैंड को मैन ऑफ टावरिंग हाइट, ठीक है, मैन ऑफ टावरिंग हाइट, ठीक है। तो उसे बॉब डिंग डांग कहा गया है। और ये किसने लिखा था, ये लिखा था जोनाथन स्विफ्ट ने। स्विफ्ट नाम को याद रखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है, और इनके वर्ड्स को भी जान के रखिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे गुलिवर ट्रैवल है, इसके 4 पार्ट है, ठीक है, गुलिवर्स ट्रैवल्स। तो गुलिवर ट्रैवल्स जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है इंग्लिश साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य का। और इसमें 4 बुक्स मिलेंगे आपको, 4 बुक्स मिलेंगे, चारों बुक में अलग अलग कहानियां हैं। हर कहानी में गुलिवर जो है एक कैरेक्टर है यहाँ का, वो कहीं ना कहीं चला जाता है। तो पहली कहानी में वो लिलीपुट के स्थान पे चला जाता है, जहाँ छोटे छोटे इंसान रहते थे, और दूसरे में वो एक ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ बड़े बड़े इंसान हैं, ठीक है। तीसरी जगह में ऐसी जगह जाता है जहाँ पे, ये जो तीसरा जगह में ही आपको मिलेगा मैन ऑफ टावरिंग हाइट्स, ये लापुटा कहलाता है ये स्थान, लापुटा का बुक है। इसमें अजीबो गरीब किस्म के लोग रहते हैं, थोड़ा अलग सोच विचार रखते हैं। हवा में उड़ने वाला एक आइलैंड आपको दिखेगा इस कहानी में। और जो आखिरी पार्ट है वो हाइमन्स वाला है, जहाँ पे आपको घोड़े दिखेंगे इंसानों जैसा बर्ताव करते हुए, और इंसान दिखाएंगे जानवरों की तरह। उन्हें वहाँ पे इंसानों को याहूस कहा जाता है, जो एकदम जानवरों की तरह अपना जीवन बिताते हैं। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन क्या है, बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो ये क्या है बायोग्राफी लिटरेरिया, ये कोलरिज के द्वारा लिखा गया था। कोलरिज डिफर्ड विथ वर्ड्सवर्थ मेनली इन हिज व्यू ऑन। तो पूछा गया है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कोलरिज और वर्ड्सवर्थ सेम समय काल के व्यक्ति थे, दोनों ही लेखक थे, और ये अंग्रेजी साहित्य में इनका बहुत ज़्यादा नाम और यश था, इवन अभी भी है, रहेगा। तो इन दोनों में हालांकि दोस्ती थी, मगर बात विचार थोड़ा अलग हुआ हो सकता है इंसानों के बीच। तो पूछा गया है कि कौन सी चीज़ में वो एक दूसरे से अलग, कोलरिज खुद को अलग मानते थे वर्ड्सवर्थ से, ठीक है, किस मामले में। तो ये यहाँ का क्वेश्चन है। तो इसका जवाब होगा लैंग्वेज इन पोइट्री में, ठीक है, लैंग्वेज इन पोइट्री, ठीक है। तो दोस्तों इसका जवाब है लैंग्वेज इन पोइट्री। अब आपको मैं थोड़ा बहुत नॉलेज दे देता हूँ अबाउट बायोग्राफी या लिटरेरिया के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये पब्लिश कब हुआ था, ये पब्लिश हुआ था 1817 में, 1817 में। इसके वॉल्यूम थे 2, ठीक है, 2 वॉल्यूम में थे ये, और इसमें कुल मिला के 23 चैप्टर्स थे, ठीक है, 23 चैप्टर थे कुल मिला के। और कोलरिज का इसमें मूल उद्देश्य क्या था कहने का, वो उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ का इजाद किया था, मतलब हम कह सकते हैं इन्वेंशन किया था, इन्वेंट किया था। वो क्या था, वो उन्होंने कहा था एसएम प्लास्टिक, इस शब्द का इजाद किया था उन्होंने, एसएम प्लास्टिक। और इसका अर्थ क्या है, ठीक है, इसका अर्थ जान लीजिए। इसका अर्थ होता है इमेजिनेशन, या फिर हम कह सकते हैं शेप इनटू वन, ठीक है। और सीधे तौर पे अगर हम कहें इमेजिनेशन इक्वल्स टू एसएम प्लास्टिक पावर, ठीक है,
वो सीधे तौर पे इसे SM प्लास्टिक पावर को ही कहते थे, इमेजिनेशन, या फिर इमेजिनेशन को ही आप समझ सकते हैं SM प्लास्टिक पावर या फिर SM प्लास्टिक, ठीक है। जिसमें ये भी कहा गया था कि शेपिंग इनटू वन, ठीक है दोस्तों। तो शेपिंग इनटू वन, एक चीज़ में ढाल देना, ये भी उन्होंने कहा था इसमें। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे, हालांकि मैंने यहाँ पे 9 क्वेश्चन करा है। कुछ प्रिंटिंग में मैंने मिस्टेक कर दिया था, इस वजह से मुझे लगा कि यहाँ 10 क्वेश्चन है, मगर असल में 9 क्वेश्चन थे, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर दिया था। 3 नंबर भी देखिए एक ही क्वेश्चन है, 4 नंबर भी सेम है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आपको 10 क्वेश्चन नहीं करा पाया, मगर उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस प्रकार के वीडियोस को और भी जानने के लिए, देखने के लिए और आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, फोकट का है, तो दबाने में कोई मुसीबत नहीं है। और साथ ही साथ अगर हो सके तो हमारे बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो छोड़ूँ तो आपको वो तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।